अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ इस वीडियो को देखने से ख़त्म हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और ऐसी यानी कारोबारी जहन है पीछे कि जिन्होंने कुछ ऐसी बातें फैला दी हैं जिनकी वजह से हम वहम का शिकार हो जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को बीमार समझने लगते हैं, जिससे ये कारोबार सारा चलता है और ये मेडिसिन सारी बिकती हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि अगर आपने दिल से इन बातों को कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह आधी से ज़्यादा आपकी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या लेबॉरेटरी टेस्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं, क्या ये कोई हतमी फ़ैसला होती हैं? यानी लेबॉरेटरी टेस्ट जो हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, जो हमें डॉक्टर लिख के देते हैं कि ये टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट करवाएं, तो वो टेस्ट करवाने के बाद जो वैल्यूज़ रेफरेंस वैल्यू हमारे सामने आती हैं, जो एक स्टैंडर्ड जो एक बनाया हुआ है, तो क्या ये कोई हतमी फ़ैसला होते हैं कि वाक़तन हमारा यही मसला है या नहीं? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वैल्यूज़ बनती कैसे हैं। तो देखें, ये वैल्यूज़ बनाते हैं कुछ आलमी इदारे, कुछ आलमी कंपनियां हैं, आलमी इदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कुछ यूनियन ऐसे बनी हुई हैं कि जो ये वैल्यूज़ बनाती हैं। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ADA है, AH है, NIH है, इसी तरह CDC वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो आलमी इदारे हैं वो ये बनाते हैं। अब ये आलमी इदारे क्या हैं? ये असल में इनको आप यूँ समझे कि जैसे एक यूनियन होती है। हमारे माशरे में भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ यूनियन होती हैं, ताजरों की यूनियन, किसी मार्केट की यूनियन, स्टूडेंट की यूनियन, सरकारी मुलाजमीन की यूनियन, तो मुख्तलिफ़ यूनियनें बनी होती हैं। यूनियन क्या चीज़ होती है? हम मिसाल ले लेते हैं किसी एक यूनियन की, मसलन हम रावलपिंडी की मिसाल दें तो यहाँ पर हम एक राजा बाज़ार है, तो राजा बाज़ार में के वहाँ ताजर जो हैं वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। अब इस राजा बाज़ार में बहुत सारे ताजर हैं जो मुख्तलिफ़ हैसियत और मकाम रखते हैं। राजा बाज़ार में आपको नज़र आएगा कि एक साइकिल पर एक टोकरी रखकर अमरूद बेच रहा है एक शख्स, वो भी ताजर है। आपको नज़र आएगा कि एक उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, उसने रेडी लगाई हुई है 10-15-20 हज़ार की, और उस पर वो अमरूद भी बेच रहे, केले भी बेच रहे और सेब भी बेच रहे। आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर एक और उससे थोड़ा सा अमीर ताजर है कि जिसने दुकान ली हुई है, जिसका वो 30-35 हज़ार 40 हज़ार किराया पे करता है और उसने तमाम फ्रूट और सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं। इसी तरह आपको कपड़े की वहाँ दुकानें नज़र आएंगी, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बड़े बड़े स्टोर नज़र आएंगे, और वहाँ पर आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे कि जो अपनी दुकान का किराया 5-5 लाख रुपये पे करते हैं। छोटी सी दुकान है, उसका 5 लाख रुपये महीने का किराया पे करते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे लोग भी नज़र आएंगे, ऐसे ताजर भी नज़र आएंगे कि जिनकी दुकान, खाली दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपये है, और वहाँ पर आपको ऐसे ताजर भी नज़र आएंगे कि जिनके पास वहाँ पर 10-10, 20-20 ऐसी दुकानें हैं कि जो 1-1 करोड़ रुपये की एक दुकान है, जिनके पास पूरे प्लाजे हैं। तो ये अमरूद बेचने वाला, टोकरी में रखकर अमरूद बेचने वाला भी ताजर है, और 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपये महीने का कमाने वाला और इतनी वैल्यू की दुकानों का मालिक वो भी ताजर है। अब ये अपनी एक यूनियन बनाते हैं ताजर, तो ज़ाहिर है जब यूनियन बनती है तो ये यूनियन जब बनेगी, उसमें 7-8 लोग जो ऊपर आएंगे, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टोकरी के अंदर जो अमरूद बेचने वाला है वो उस यूनियन में आ सके, वो कभी नहीं आ सकता। उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है कि एक आदमी का, उसका पूरा प्लाजा होता है, उसकी करोड़ों की मालियत की दुकानें होती हैं, और यही चीज़ उसको जो है वो आगे ले आती है कि ये बड़े पैसे वाला है। आधा इलेक्शन तो वो इस वजह से जीत जाता है, और बाकी जो आधा रहता है वो अपना पैसा लगा के जीत जाता है। तो इस तरह जो बड़े ताजर होते हैं वो उस यूनियन में ऊपर आ जाते हैं। अब ये यूनियन जो अगले 4-5 साल तक जो काम करती है, तो सबसे पहले ये अपने मुफाद को देखते हैं। जो मर्जी हो जाए, कोई फरिश्ता सिफत वाला भी इंसान कोई बन जाए ना, सबसे पहले उसने अपने मफाद को देखना है। उसने सबसे पहले अपने मफाद को देखना है कि मेरे प्लाजे का मफाद क्या है, मेरी दुकान का मफाद क्या है, मेरे बिज़नेस का मफाद क्या है। सबसे पहले उसने अपने आप को देखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसने अपने से थोड़ा सी नीचे लेवल वाले को देखना है, फिर उससे नीचे, और वो टोकरी के अंदर जो अमरूद बेच रहा था सबसे आखिर में उसका नंबर आएगा। तो यही हाल होता है यूनियन का और इदारों का। इसी तरह तिब के हवाले से आलमी तौर पर जो इदारे बने हुए हैं, यूनियनें बनी हुई हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो दूसरी यूनियन और इदारे हों जो दुनिया की तिब के जो फैसले करते हैं, वहाँ पर आपको तिब्ब यूनानी का कोई वहाँ पर नुमाइंदा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको चीनी तिब का कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको आयुर्वेदिक का कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको होम्योपैथिक का कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। हालांकि ये सारी वो तिब्बें हैं जो हज़ारों साल से इस दुनिया में मौजूद हैं। तिब्ब यूनानी हज़ारों साल से मौजूद है, आयुर्वेदिक हज़ारों साल से मौजूद है।
चीनी तिब हज़ारों साल से मौजूद है। और ये जो एलोपैथिक है, जो जदीद मेडिकल साइंस जिसको कहा जाता है, इसको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि जब इसके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर ये नुमाइंदे भी कौन हैं, ये ऐसा नहीं है कि महज ये नुमाइंदे हैं, बल्कि ये तमाम वो लोग हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, मेडिसिन की कंपनियाँ हैं, किसी की किस चीज़ की मेडिसिन की बनाने की कंपनी है, कोई और किसी नुमाइंदे की कौन सी मेडिसिन बनाने की कंपनी है। तो असल में ये मुख्तलिफ़ अद्वियात बनाने वाले जो आलमी और मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनके जो मालकान होते हैं, ये उनकी यूनियन होती है, और वो मिलकर ये इदारे बनाते हैं, और वो वहाँ पर फ़ैसला साजी करने का सारा इख्तियार उनके पास होता है। लिहाजा ज़ाहिर बात है कि उन्होंने सबसे पहले अपने मफाद को देखने, उन्होंने अपने बिज़नेस को देखने, अपने कारोबार को देखना है। लिहाजा वो जब भी इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, अब ये वैल्यूज़ जितनी भी हैं कि मसलन BP 120/80 जो है ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ये हाई है, शुगर की एक वैल्यू बना ली, कोलेस्ट्रॉल की एक बना दी, ट्राइग्लिसराइड की एक बना दी, जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी चीज़, हर चीज़ की एक वैल्यू बना दी उन्होंने। अब ये वैल्यूज़ इस तरह बनाई गई हैं, ज़्यादातर इसमें उन्होंने अपने मुफाद को देखा है, अपने बिज़नेस को देखा है, अपने कारोबार को देखा है, ठीक है ना। अब 120/80 उन्होंने बना दी, एक वैल्यू बना दी, तो उस वैल्यू को बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई हतमी वैल्यू है, ठीक है ना। उस वैल्यू को बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारोबार छुपा हुआ है कि ये वैल्यू है तो इससे आगे जो होगा तो वो बीमार होगा, तसव्वुर होगा। लिहाजा फिर उसके लिए वो अद्वियात बनाते हैं, उसके लिए वो गोलियां बनाते हैं, उसके लिए वो दवाइयां बनाते हैं और उसको भेजते हैं वो, ठीक है ना। हालांकि हकीकत ये नहीं है। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक गाइडलाइन कह सकते हैं, एक रहनुमाई कह सकते हैं, एक चीज़ को जांचने का तरीका कह सकते हैं। ये कोई हतमी वैल्यूज़ नहीं होती कि इन पर फैसले किए जा सकें। उसकी वजह यह है कि दुनिया का हर इंसान और हर इंसान का जिस्म दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, हर आदमी का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ है, और ये चीज़ें जिन्स, इलाका, यानी जिन्स मर्द और औरत, इलाका, दुनिया में लाखों इलाके हैं, आबो हवा हर जगह की अलग है, और इसी तरह उनकी ग़िज़ा हर इलाके की और हर लोगों की मुख्तलिफ है, ठीक है ना। एक ही बूटी होती है, एक ही पौधा होता है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं जी, सेब है। सवात में जो सेब पैदा होता है उसके असरात कुछ और होंगे, ठीक है। गिलगित का जो सेब है उसके असरात कुछ और होंगे। अफ़गानिस्तान का जो सेब है उसके असरात कुछ और होंगे। इसकी वजह क्या है? तो सारे सेब हैं। उसकी वजह आबो हवा है, उसकी वजह ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ये चीज़ें दरख्तों पर, एक ही दरख्त पर इतनी असरअंदाज होती हैं कि दरख्त भी एक है, नाम भी एक है, फल भी एक है, लेकिन उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो बदल जाती है सिर्फ इलाके की वजह से, आबो हवा की वजह से। इसी तरह इंसान की जिन्स, इलाका, उसकी उम्र, उसकी आबो हवा, उसकी ग़िज़ा, उसका मिजाज, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिससे इंसान की कैफियत और उसके ये जो वैल्यूज़ हैं, रेफरेंस वैल्यू जिन्हें हम कहते हैं, ये बदल जाती हैं। एक आदमी के लिए 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, दूसरे आदमी के लिए, और उस आदमी के लिए 140 जो है, 140/100 जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमारी है। लेकिन एक दूसरे इलाके का आदमी होगा, या एक दूसरी उम्र का आदमी होगा, या एक दूसरी जिन्स का आदमी होगा, या दूसरी कौम का आदमी होगा, तो उसके लिए हो सकता है कि 140 तो क्या 160/120 जो है वो भी नॉर्मल हो, ठीक है ना। इसी तरह शुगर की भी यही मिसाल है कि एक आदमी के लिए 150 शुगर जो है वो बीमारी है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए 150 तो क्या 200 शुगर हो, वो भी उसके लिए नॉर्मल है। लिहाजा ये जो वैल्यूज़ होती हैं लेबॉरेटरी टेस्ट की, इन पर हतमी फ़ैसले नहीं किए जा सकते। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम जिस भी अस्पताल में जाते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या किसी प्राइवेट क्लिनिक में हम जाते हैं, वहाँ सबसे पहले क्या होता है, हम पर्ची बनाते हैं तो सबसे पहले आजकल जो रूटीन बनी हुई है वो ये है जी, अपना BP चेक करवाएं। अब वो पर्ची बनाने वाला BP चेक करके आपकी डॉक्टर के पास जाने से पहले वो पर्ची के ऊपर लिख देता है कि इस वक्त इसका BP ही है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, एक मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास, उसका भी BP लिखा हुआ है पर्ची पर। मसला क्या है? उसका मसला ये है कि जिसके पेट में दर्द है। दूसरा मरीज़ गया पर्ची लेकर, और उसका मसला क्या? उसको बुखार है, BP उसका भी लिखा हुआ है। तीसरे आदमी की टांग में दर्द है, BP उसका भी लिखा हुआ है। अब डॉक्टर भी क्या करता है कि वो BP को देखता है। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के पेट में दर्द है या एक आदमी की टांग में दर्द है और BP उसका 160 आ रहा है, तो बिला वजह, हालांकि उसको BP का मसला नहीं है, BP का उसको मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर जब देखेगा कि BP तो इसको 140 है और ये कह रहा है मेरी टांग में दर्द है, तो वो बिला वजह उसको BP पर भी लगा देगा, उसको वहम डाल देगा, ठीक है ना। उसके टेस्ट करवाएगा। अब जब वो टेस्ट करवाएगा, टेस्ट में उसका शुगर आ जाएगा, शुगर उसका जो है 150 है, हालांकि उसको कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, शुगर उसका 150 को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, लेकिन वो वहम भी उसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये असल में ये वहम है। जब हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट की वैल्यूज़ को हम देखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे 3-4 काम होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि जब ये वैल्यूज़ अपना नंबर, वैल्यूज़ के जो स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं, आलमी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के मालिकान ने रेफरेंस वैल्यू के जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जो नंबर बनाए हुए हैं कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, इससे आगे हाई है, जब हम अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं और उस पर वो लेबॉर्ट्री वाला पीले रंग के मार्कर से निशान लगा देता है, मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ये जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है। दूसरे नंबर पर हम बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। जब हम बिस्तर पर सोते हैं तो हमारे जहन में बार बार वो टेस्ट घूम रहा होता है, मेरी ये वैल्यू बढ़ गई है, मेरी ये वैल्यू बढ़ गई है। बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और इसी तरह और तरह तरह के वहम का शिकार हो जाते हैं और ये वहम हमें लेकर डूब जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। एक शख्स था, वो पहाड़ी इलाके में पैदल सफ़र करता था, अपने काम पर सुबह जाता था, रात को आता था और 4-5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर और उतर कर जाता था और आता था। उसको कोई मसला नहीं था। उसने सऊदी अरब जाने का या बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया और बैरून मुल्क जाने के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसने जब टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट में आया कि जी आपको तो शुगर है। जिस दिन उसने टेस्ट करवाया उसके बाद उसका चलना फिरना बंद हो गया और आज तक वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई, बेख्वाबी और बेचैनी का शिकार हुआ, उसकी नींद उड़ गई और वहम का शिकार होकर वो बीमार होकर पड़ गया। अगर वो टेस्ट ना करवाता, उसको उसके अंदर ये वहम न डाला जाता कि आपकी शुगर की जो रेफरेंस वैल्यू है वो इतनी बड़ी हुई है, हालांकि वो बड़ी हुई थी लेकिन उसके लिए कोई मसला नहीं थी, उसके लिए नॉर्मल थी। इसको एक और मिसाल से भी आप समझें। देखें, हर इंसान जब पैदा होता है बच्चा, तो उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है ना। उसकी नब्ज़, उसकी बीपी की वैल्यूज़, उसकी शुगर की वैल्यूज़, या जितनी भी जो चीज़ें हैं, एक दिन के बच्चे की अलग होंगी। वही बच्चा जब 5 साल का होगा तो वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। वही बच्चा जब 10 साल का होगा तो अब उसकी वो कैफियत, वो सारी चीज़ें 5 साल वाली नहीं होंगी, अब वो 10 साल वाली हो जाएंगी। वही जब 20-25 साल का होगा तो अब उसकी वो सारी कैफियत, वो सारी जिस्म की रेफरेंस वैल्यू चीज़ें हैं, वो अब उसकी वो 5 साल वाली नहीं होंगी, अब वो 25 साल में आकर और हो जाएंगी। वो जब 40 साल का होगा तो और हो जाएंगी, जब वो 60-70 साल का होगा तो और हो जाएंगी। ये चीज़ें सारी वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, इलाके के साथ साथ, जिन्स के साथ साथ, ग़िज़ा के साथ साथ, आबो हवा के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इनके बदलने का मतलब ये है कि ये इंसान की फितरत के लिए जिस वक्त जो चीज़ ज़रूरी थी अल्लाह ताला ने वही रखी। इसको एक और मिसाल से समझें। एक दरख्त है, इतनी सी आपने दरख्त लिया, छोटा सा नाजुक सा, तो उसकी जब आप टहनी को ऐसे मोड़ेंगे तो वो टहनी मुड़ जाएगी, इधर मोड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। जिधर आप मोड़ेंगे उसके अंदर लचक रखी हुई है अल्लाह ताला ने। तो क्या ये बीमारी है? नहीं, ये बीमारी नहीं है। क्या ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये दरख्त बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन यही दरख्त जब 2 साल के बाद जवान हो जाएगा तो वही टहनी जिसको आपने इधर उधर मोड़ा था, वो मोड़ रही थी, अब वो नहीं मोड़ रही, अब वो सख्त हो गई है। तो क्या अब ये बीमारी है? नहीं, अब भी बीमारी नहीं है। जिस वक्त इसकी उम्र 1 महीना थी इस दरख्त की, उस वक्त इसका इधर उधर मुड़ना यही इसकी सेहत थी। और अब ये 2 साल का हो गया, अब इसकी टहनी इधर उधर नहीं मुड़ती, उनके अंदर जान आ गई, सख्त हो गई, अब ये इसकी सेहत यही है। तो इसी तरह ये जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, इनसे परेशान ना हुआ करें, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि उम्र के लिहाज से एक आदमी का बीपी 120 सेहतमंद है, दूसरे आदमी का बीपी 140 हो तो वो भी उसके लिए सेहतमंदी की अलामत हो सकता है। 160 वाला भी सेहतमंद हो सकता है, 180 वाला भी सेहतमंद हो सकता है। इसका ताल्लुक उम्र के साथ है, इसका ताल्लुक इलाके के साथ है, इसका ताल्लुक आबो हवा के साथ है। तो लिहाजा इन लेबॉर्ट्रीज़ की वैल्यूज़ पर कभी भी यकीन करके अपने आप को परेशान ना किया करें, ठीक है ना। और फिर लेबॉर्ट्री को भी देखें, आप यकीन करें, आप तजर्बा करके देख लें इस बात को। एक ही दिन में और एक ही घंटे में आप एक ही किस्म का टेस्ट 2 अलग अलग लेबॉर्ट्री से कराएं। एक लेबॉर्ट्री में जाएं, अपना मिसाल के तौर पर अपना जी कहें भी जी मैंने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, और एक लेबॉर्ट्री में जाकर आप टेस्ट करवाएं और उस लेबॉर्ट्री से निकल कर आगे दूसरी लेबॉर्ट्री में जाएं, वहाँ पर भी वही टेस्ट आप करवाएं। जब दोनों का रिजल्ट आएगा तो दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ का भी यही हाल है, ठीक है ना। यहाँ तक कि वो कई लोगों ने तो यहाँ तक तजर्बा किया कि मुर्गी से बकी है, उसका खून सिरिंज में डाल कर लेबॉर्ट्री में ले गए हैं और उन्होंने उसमें से भी कोलेस्ट्रॉल भी निकाल दिया और पता नहीं क्या क्या निकाल दिया और बता दिया जी तुम्हारा। इनको यानी लेबॉर्ट्रियों की हालत ये है, लिहाजा इन पर कभी भी यकीन न करें। हमेशा याद रखें, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म मुख्तलिफ है। हर इंसान, किसी का मिजाज गर्म होता है, किसी का सर्द होता है, किसी का खुश्क होता है, किसी का तर होता है। तो कैसे हो सकता है कि गर्म मिजाज वाले की भी वही वैल्यू हो, बीपी की और शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की और फलां फलां की, सर्द मिजाज वाले की भी वही हो, खुश्क की भी वही हो, तर की भी वही हो? ये नहीं हो सकता।
जिस्म जो है वो अलग अलग हैं, उनके मिजाज अलग अलग हैं, उनकी कैफियत अलग अलग हैं, लिहाजा ये वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है ना, एक आदमी के लिए 120 वैल्यू नॉर्मल है तो दूसरे आदमी के लिए 140 नॉर्मल होगी, तीसरे आदमी के लिए 160 नॉर्मल होगी। लिहाजा इन चीज़ों पर यकीन करके अपने आप को वहम का शिकार ना करें। ये ना समझे कि मैं बीमार हो गया हूँ, बस अब गिर गया, बस लेट जाएं और ये, ठीक है ना। तो ये असल में बहुत बड़ी चाल है इंसानों पर दवाइयाँ बेचने के लिए। ये उन लोगों ने ये वैल्यूज़ मुतय्यन की हुई हैं, मुकर्रर की हैं कि जो अद्वियात बनाते हैं, जो मेडिसन बनाते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक वैल्यू जो है वो उसकी अब दवाइयाँ इतनी नहीं बनती, तो वो इन वैल्यू को ही चेंज कर देते हैं। फिर नई तहकीकात जाती है, जी वो फ़लाँ दुनिया में न्यूयॉर्क की एक फ़लाँ लेबॉर्ट्री में तहकीकात से ये नई बात साबित हुई, हालांकि वही बात 5 साल पहले कुछ और कह रहे थे, अब उसको उल्ट कह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर कोई आदमी नहीं सोचता यार 5 साल पहले तो ये यूँ कह रहे थे, अब ये नई तहकीक से यूँ साबित हो गया। तो वो साबित नहीं हुआ होता, उनकी वो दवाई बिकना बंद हो गई है। अब उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बना लिया होता है कि अब हमने नई दवाई भेजनी है, तो उसके मुताबिक एक नया स्टैंडर्ड वो सेट कर लेते हैं, एक नई रेफरेंस वैल्यू बना लेते हैं। और ये असल में कारोबार है, बिज़नेस है आलमी मल्टीनेशनल कंपनियों का। तो इसमें आप अपने आप को ख़राब न करें। वो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।